हाय एवरीवन, आई एम छवि शर्मा। और आज मैं नीट 2025 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रही थी विच वाज दिस 178th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। एंड आई रियलाइज्ड यही 14 ईयर बुक के अंदर CBSE AIPMT मेंस सॉल्व पेपर 2011 का ये एक रिपीटेड PYQ है ये रहा। एंड इसी में वही सेम क्वेश्चन इस पेपर में भी पूछा हुआ था। सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू यू गाइज। तो पहली बात तो ये जो है ना, ये हमारे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नाम के चैप्टर के अंदर ग्रोथ मॉडल टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है। इससे पहले हम क्या उसके अंदर हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए थे। हमने उसके अंदर देख लिया था कि किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं या घटाने के क्या तरीके हो सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ लिया था, जो कि महज एक नंबर होता है। मतलब डेंसिटी का मतलब वैसे तो हम लोग बोलते हैं पर वॉल्यूम, लेकिन अगर आप NCERT की लाइन देखोगे तो उसमें लिखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में महज हम एक नंबर की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स की। तो ग्रोथ मॉडल नाम के टॉपिक के अंदर भी बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ सकता है। तो उसके अंदर दो पैटर्न्स दिए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। लॉजिस्टिक यानी कि मोर लॉजिकल, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न के अंदर लिखा है कि हमने यहाँ अज्यूम कर लिया है कि भाई किसी भी पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। और जब किसी पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो इफ़ यू रिमेंबर एवोल्यूशन में डार्विन सर ने कहा था कि हर एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म की एक इन्नेट एक पावर होती है, एक इन्नेट प्रॉपर्टी होती है टू इंक्रीज इन इट्स नंबर बाय मेनी फोल्ड्स, ठीक है। हर एक कोई भी पॉपुलेशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज़ में अगर मतलब बात करें तो वो अपना नंबर इन्नेट उसके अंदर एक पावर होती है, वो अपना नंबर मैनी फोल्ड्स बढ़ा सकता है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होती है जनरल केस में। लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि रिसोर्सेज भरपूर है, तो अब एक ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर वो फॉलो करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो इट इज़ dn/dt। dn/dt क्या है? नंबर, इंक्रीज इन नंबर पर यूनिट टाइम, dn/dt is equal to b minus d into n. Now what is this b minus d? B is birth rate and d is death rate, and these are birth rates and death rates per capita, यानी कि per person. Birth rate मतलब number of increase in the population and upon the total number of organisms that were there in the population, and similarly death rate is कितने deaths हुए upon the number of organism in the population. So b minus d whole bracket into n, which is the total number of the organism in that population. अब इस b minus d को एक स्पेशल नाम दिया गया है which is r, which is intrinsic rate of natural increase, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई। इसको अगर हम थोड़ा लॉग का इस्तेमाल करें, इंटीग्रेशन करें या कैलकुलस का इस्तेमाल करें, तो भाई यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है केमिकल काइनेटिक्स का। तुमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, जो भी हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे हम लोग उसका जैसे क्या लिखा होता है, dr/dt इज इक्वल टू k इंटू जो भी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 है ना। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नीचे भेज देते हैं और टाइम k के साथ भेज देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, dn/dt इज इक्वल्स टू rn है ना, n नीचे भेज देंगे, टाइम ऊपर भेज देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसके लिए मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मतलब मैथ्स क्या थोड़ा बहुत चाहिए। इंटीग्रेट करेंगे, लॉग आएगा, उसको एंटी लॉग बना देंगे, तो आ जाएगा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर आर टी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन से होगा, लेकिन NCERT में डायरेक्टली भी लिखा हुआ है और इस पर क्वेश्चन भी बना है। ई क्या है? ई बेसिकली बेस है, जो नेचुरल लॉगरिदम होता है उसका बेस है। PYQ है, दिस इज ऑल्सो अ PYQ। सो कितने ईजी क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्दर अगर मैं इसका जो ग्राफ की बात करूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा वो एक जे शेप्ड ग्राफ है। जे शेप्ड क्यों? क्योंकि बढ़ती ही जा रही है भाई, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों सोचेगा अपना नंबर बढ़ाने के लिए? हर एक ऑर्गेनिज्म का इस धरती पे एक ही काम है, अपना नंबर इंक्रीज करना। तो इसलिए जे शेप ग्राफ बनेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगले वाला जो ग्राफ है, जो सॉरी मॉडल है, वो ज़्यादा साउंड है। लेकिन इससे पहले मैं तो मेरे को आर की वैल्यू बता देती हूँ, ये भी क्वेश्चन बनता है। आर की जो जनरली वैल्यू पड़ती है, पहली बात तो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को डिटरमाइन करने में उनके हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या रोल आ रहा है, मैं एग्जैक्टली लाइन बोल देती हूँ, लिखा हुआ है
Intrinsic rate of natural increase, it is a very important parameter chosen for assessing the impacts of any biotic or abiotic factors on population growth. This is the exact line. ये मेरे notes है जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं exactly लिख लेती हूँ, NCERT की लाइन है, मैंने वही लिखी हुई है. नॉर्वे रैट में का जो आर वैल्यू आता है वो होता है 0.015, फ्लावर बीटल के लिए आता है 0.12 और 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए था 0.0205. ठीक है, दीज आर द नंबर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. फाइनली ये आ गया. एंड देन वी हैव लॉजिस्टिकल ग्रोथ पैटर्न. लॉजिस्टिकल मीन्स साउंड्स मोर लाइक लॉजिकल ग्रोथ पैटर्न. सो येस, इट इज़ अ लॉजिकल ग्रोथ पैटर्न. किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में या कहीं भी बात करें, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है. वी हैव अ लिमिट ऑन ऑल द रिसोर्सेज. इसीलिए इस केस के अंदर यहाँ पर ऐसा रहता है कि अब फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा. यानी कि वही डार्विन वाली बात, नेचुरल सिलेक्शन होगा. जो सबसे फिट है उस पॉपुलेशन में रहने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, वही करेगा. नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसके अंदर आता है कंसेप्ट कैरिंग कैपेसिटी का. कैरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम नेचुरल पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कोई भी एरिया वहाँ पर उस चीज़ को झेल सकता है. दिस इज़ द बेस्ट वे. फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड है, एक लैंड पे मान लेते हैं, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1000 पीपल वहाँ पे रह सकते हैं. ठीक है, अगर जैसे ही 1001 पीपल कोई भी आएगा, मतलब आने लगेगा, तो वो मर ही जाएगा क्योंकि उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी ही 1000 पीपल की है. लिफ्ट होती है जैसे हमारे पास, तो हम लोग कैसे कंपटीशन, जैसे एक लिफ्ट में होता है, जैसे बड़ी लिफ्ट है तो 14 लोग रह सकते हैं, तो 14 लोग घुसने से पहले, वहाँ पे घुसने से पहले कंपटीशन होगा कि जो पहले फर्स्ट सर्व फर्स्ट वाली चीज़ रहेगी. जैसे वहाँ पे पहुँचोगे उस हिसाब से वो लोग भरते जाएंगे. एंड वाले इन 2 एंड में लोगों में कंपटीशन होगा, जो पहले आ जाएगा वही लिफ्ट को यूज़ कर पाएगा. सिमिलरली लैंड कैरिंग कैपेसिटी का भी सेम खेल है. कैरिंग कैपेसिटी में सेम ऐसा ही होता है, जैसे ही उसकी वो चीज़ एक्सीड कर जाएगी, फिर कोई ना ही इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, वो वहाँ पे एसिम्प्टोट आ जाएगा. एसिम्प्टोट यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो अब अगर मैं इस पैटर्न का एक फॉर्मूला बताऊँ तो वो होता है dN/dt इज इक्वल टू RN ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k. एंड दिस वॉज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड इन 2025 एंड ऑल्सो इन CBSE AIPMT मेन्स 2011. यही क्वेश्चन था. वर्ल्ड हर्स्ट, इसको हम लोग वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है dN/dt इज इक्वल टू RN. हमेशा हर जगह मैथ्स फिजिक्स का इस्तेमाल करो. यहाँ पे हमें यूनिट सेम रखनी है. k और n की यूनिट सेम है, k माइनस एन अपॉन ए. कटने वाला है तो ऑब्वियसली r के साथ n होगा. यहीं पे उन्होंने फंसाया था, r के साथ या तो n है या फिर नहीं है. ठीक है, तो ये इस चीज़ को ढंग से हमें याद रखना है. फर्दर इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो एक सिग्मॉइड ग्राफ आएगा विच इज़ एस शेप्ड ग्राफ, जो कि हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का भी थोड़ा सा सिग्मॉइड कर्व भी आता है. जहाँ जहाँ सिग्मॉइड कर्व आता है वैसे वैसे याद कर लिया करो. हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन विच इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस जो हेमोग्लोबिन की, नहीं ऐसे था ना, हाँ, वर्सेस हेमोग्लोबिन की जो भी सैचुरेशन रहती है, उसका भी सिग्मॉइड कर्व आता है. सिमिलरली इसमें भी सिग्मॉइड कर्व है, जिसके अंदर पहले है देयर इज अ फेज ऑफ लैग फेज, देन देयर इज फॉलोड बाय एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड एसिम्प्टोट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रोथ पैटर्न. 2 पैटर्न है, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक स्लैश और या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न. मैंने NCERT में जो जो चीज़ें हैं उनको कवर अप कर लिया. नाउ आफ्टर दैट यू नीड टू रीड योर NCERT. फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तुमसे बन जाएगा. Thanks for watching, guys.